Hello, dear students. Today we are going to learn some questions which are there from work power energy chapter. तो आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. Two identical balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in a one dimension. The velocities of a B and A after the collision respectively will be. और हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिन ऑप्शंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं. आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वर्क पावर एनर्जी नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर एक कोलिजन का पार्ट आता है. सही है बच्चों? लेट्स सी आंसर. वो जो कोलिजन का पार्ट है उसके अंदर हमने देखा है कि कैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, यस, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. ऐसे कुछ कोलिजन के टाइप्स आते हैं, यस. तो जब हम यहाँ पर देखेंगे उन्होंने हमें दो आइडेंटिकल बॉल्स कहा था. आइए मानते हैं कि कोई हमारे पास आइडेंटिकल में कोई एक ए बॉल है और कोई एक दूसरा बी बॉल है जो कि आइडेंटिकल है, सेम है, यस. अब देखिएगा, अगर ये मेरा ए वाला बॉल था, ये वाला अगर मेरा बी वाला बॉल है, अब इस वाली परिस्थिति में हमें पता है कि ए वाला बॉल इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 1D में अगर कोई वेलोसिटी पॉजिटिव ली गई है तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस के अलाउंग जा रही है, यस, ओरिजिन से दूर. जबकि अगर नेगेटिव में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कंसिडर किया गया, तो माइनस क्या शो कर रहा है कि ओरिजिन की तरफ आ रही है, एक्स डायरेक्शन में, यस. सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये हमारा जो पर्टिकुलर बॉल है वो आ रहा होगा. तो इसका जो वेलोसिटी है इसको हम देख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं हमारा u1 वेलोसिटी, जो कि हमें दे के रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड. और हम जो हमारा जो दूसरा वेलोसिटी है इसको हम u2 कह सकते हैं, 0.3 मीटर पर सेकेंड. हम सब लोगों को पता है कोलिजन में जब हमको इनिशियल वेलोसिटीज दी जाती है और आफ्टर कोलिजन वाले वेलोसिटीज, माने जब हमें v1 एंड v2 फाइंड आउट करना होता है, तो उस वाली परिस्थिति में हमारा जो v1 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा m1 माइनस e m2 ब्रैकेट के बाहर u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस e बाहर m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. और बच्चों हमें एक ट्रिक और पता है कि जो भी आपका v1 होता है v2 एग्जैक्टली उसके अपोजिट रहता है. मतलब ही क्या, बस ऊपर के सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिएगा, करेक्ट. मतलब ही m2 माइनस e m1 u2 अपॉन ये m1 प्लस m2 को आप m2 प्लस m1 लिखोगे, मतलब आएगा तो वही ना, बट स्टिल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो भी लिख देते हैं 1 प्लस e m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1. अभी हमें यही v1 और v2 का वैल्यू निकालना है. कोलिजन के बाद में क्या परिस्थिति होगी उसे हमें यहाँ पर देखना है. बच्चों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा v1 के बारे में. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका कोलिजन है उन्होंने कहा है वो इलास्टिक है, यस. तो अगर कोलिजन ही आपका इलास्टिक है तो e का वैल्यू क्या होगा आपका, e का वैल्यू तो आपका 1 आएगा. जरा चेक कीजिएगा. उसी के साथ उन्होंने हमें और एक इन्फॉर्मेशन दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे दोनों बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो उनका मास भी तो सेम होना चाहिए. तो अगर आप पहले फॉर्मूला में e का वैल्यू 1 डाल दो, उसके बाद में तो यहाँ पे m1 माइनस m2 हो जाएगा. जबकि उन्होंने आइडेंटिकल बॉल्स कहा है, मतलब ही m1 इज इक्वल टू m2 हो गया. तो आपको नहीं लग रहा कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा बस सेकंड में. आइए हम अच्छे से देखते हैं इसे. सो v1 विल बी, v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक पहला टर्म पूरा 0 हो गया, 0 प्लस e का वैल्यू तो 1 हो जाएगा. तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्टली ब्रैकेट में 1 प्लस 1 एंड m2 आप m की तरह लिख लो, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो इज इक्वल टू मैं इसको m की तरह ले सकता हूँ, यस. अभी इसके बाद में m और u2 का वैल्यू आप एज सच u2 रख सकते हो डिवाइडेड बाय
M1 और M2 दोनों सेम होने के कारण में से 2m ले सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 2m और ये 1+1 वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है v1 इज इक्वल टू u2 आएगा? यस। सो सिमिलरली आपको अगर v1 इज इक्वल टू u2 ये वाला बात अगर यहाँ से पता चल रहा है तो आप दूसरे वाले फार्मूला को यूज कीजिएगा v2, देखिएगा आपको क्या आंसर मिलता है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका E1 लेने के बाद में M2 माइनस M1 भी 0 हो जाएगा और एट द एंड में सेम परिस्थिति आपको यहाँ पर मिलेगी और आप कह पाओगे कि आपका V2 इज इक्वल टू होगा U1। यस। सो अब आप अच्छे से चेक कीजिएगा, जो आपका पहले U1 था वो अब आपका क्या है, V2 है। तो सबसे पहले हम V1 का वैल्यू देखते हैं। V1 इज इक्वल टू हमें क्या पता चलेगा, U2 माने माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड आपको V2 का वैल्यू क्या मिलेगा, U1 जो कि क्या था आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये रहेंगे आपके गिवन वैल्यूज। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे खुद हाथों से लिखा है। इसका आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied. How much work has been done by the force? Yes. आप सभी लोगों को एक बात पहले से पता है कि जो आपका वर्क डन रहेगा उसका हम स्टैंडर्ड फार्मूला लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना होगा ये चीज। अगर आप इसे स्टैंडर्ड नोटेशन के अनुसार ले तो आप लिखते हो इसे कि W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको पोजीशन दिया गया है, आपको इनिशियल पॉइंट दिया गया है, आपको फाइनल पॉइंट दिया गया है और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। हमने अब तक जितना फिजिक्स पढ़ा है उसके अनुसार अगर कोई हमसे कहे कि डी वेक्टर निकालिए तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का वैल्यू सबसे पहले तो हमें फाइनल लेना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर का वैल्यू माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर का वैल्यू लिया जाता है। तो देखिए हमारे पास फाइनल का वैल्यू यहाँ पर है, इनिशियल का वैल्यू यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप, इस हिसाब से हम करेंगे। अगर हम इस 2 को यहाँ पर अंदर ले ले तो 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप, ये चीज हमें यहाँ से पता चलेगी। सो हमारे पास बचता 2i कैप है, सो आई विल गेट 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 3k कैप। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि मुझे यहाँ से पता चला है। आइए अब हम जानते हैं हमारे फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी गई है। क्या है वो वैल्यू, तो फोर्स वेक्टर हमें पहले से ही उन्होंने दे के रखा है जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप। यस। तो अभी अगर हम इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट आउट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले फोर्स वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट के साथ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर ले तो हमें पता चलेगा 8 माइनस 4 और k तो है नहीं, so I'll get 4 joule, that will be my answer. Yes, most probably आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। Let's see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
A position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square acts on a small body. ये वाला फोर्स है किसी एक स्मॉल बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है जिसका मास दिया गया है आपको 2 kg and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5. Calculate the work done in a joules. joules के अंदर आपको वर्क डन का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहला मेरा आप सभी लोगों से यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप इस प्रश्न को देख पा रहे हो तो क्या गिवन फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? तो आप सभी लोगों का आंसर यही होना चाहिए कि ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x का वैल्यू दिया गया है, जैसे पोजीशन बदलेगा उसके अनुसार फोर्स का वैल्यू तो बदलने ही वाला है। तो जब ये भी आपका फोर्स वेरिएबल होगा उस वक्त हम वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम वर्क डन के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन x इनिशियल टू x फाइनल तक f dx ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सो इंटीग्रेशन x इनिशियल का वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या आपको दिख रहा है x0 और यहाँ पर x5 मतलब 0 से लेके 5 तक। फोर्स का वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड बाहर dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है? 7x माइनस यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि बाहर कॉमन में dx दिया गया है जो हर वेरिएबल को जाके चिपक जाएगा इनटू से, प्लस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और कॉमन में आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 से लेके 5 तक का लिमिट। अब देख सकते हो हर पॉइंट पर x चिपका हुआ है, तो जब 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो बस अभी हम 5 की वैल्यू पुट करने पे ध्यान देते हैं। So I'll get 5 7 into 5 minus 2 into 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 into 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आप सब लोग सोच रहे रहेंगे कि मैं पहले भी 2 2 कट आउट कर सकता हूँ और 3 3 कट आउट कर सकता हूँ। यस, बट अगर हमें प्रॉपर स्टेप वाइज जाना है, अगर आपको समझाना है, इसीलिए मैं प्रॉपर एक वे का सहारा ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ से जब आप सारी चीज़ों को कट आउट कर दोगे, मोस्ट प्रोबेबली 7 5 35 minus 25 plus 125. So here like 35 minus 25 plus 125, ये आपको कुछ आंसर मिलेगा जो कि आगे जाके बनेगा 135 जूल। यस, ये आपका आंसर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, a body of a mass 0.8 kg has initial velocity 3 I cap minus 4 j cap, जो कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी minus 6 j cap plus 2 k cap मीटर पर सेकंड में दिया है। आपको क्या कहा गया है? फाइंड दी, जस्ट अ मिनट, यस, क्या कहा गया आपको? फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या निकालने को बोला गया है आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालने को बोला गया। आप सभी लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम तो पता ही होगा, यस, या फिर हम इसे कभी कभार वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोला करते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमको फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ही वर्क डन निकालने को इनडायरेक्टली गया है, बोला गया है, वो क्या होता है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी की मदद से हम लिख सकते हैं 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पर चीजों को चेक करो तो v इनिशियल वेक्टर आपको क्या दिया गया है? 3 I कैप माइनस 4 j कैप। बट यहाँ पर जब हम वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल इनका वैल्यू जब डालेंगे उसको हमको मैग्नीट्यूड कंसीडर करके डालना होगा। मींस vi का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो वो मुझे क्या मिलेगा? वो मुझे मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस, अब
ब्रैकेट के अंदर -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमें क्या देगा, 16 ही तो देगा. सो आई विल गेट 9 + 16, I'll get 25, which is 5 मीटर पर सेकेंड आई कैन कंसिडर. यस. अब अगर हमें देखना है वी फाइनल, तो देखिए वी फाइनल के बारे में. वी फाइनल वो हमारा क्या दिया गया है, -6 जे कैप + 2 के कैप. इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वी फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में -6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, then I'll get 36 + 4 which is like -40. करेक्ट. तो आइए 1/2 मास कितना दिया गया है, तो 0.8. तो सबसे पहले तो मैं 1/2 एंड मास जो कि है आपका 0.8, इनको थोड़ा कॉमन निकाल लो. I'll get v final square minus v initial square. 2 से जब 0.8 को कटाओगे तो क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा नहीं. यस. सो v फाइनल स्क्वायर क्या है भाई, देखिए अंडर रूट में जो 40 इधर इधर कोने में. यस. इसको स्क्वायर करोगे तो ये तो 40 आएगा, और v इनिशियल तो रूट में 25 था, यहाँ पे उठा लो स्क्वायर कर दोगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब माइनस में यहाँ पे अभी. तो 40 - 25 विल गेट 15, और 0.1 जस्ट 0.4 इंटू 15, तो आपका आंसर रहेगा 6 जूल. यस. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, थोड़ा इसको आप अच्छे से देखिए. ट्रिकी क्वेश्चन है. अ 5 kg ball when falls through a height of 20 meter acquires a speed of 10 meter per second. Find the work done by air resistance. Okay, मतलब वहां पे हवा था और आपको जो 5 kg का बॉल है वो फॉल मतलब गिर गया भाई, किसी हाइट पे था, 20 मीटर के ऊपर था, उधर से नीचे गिर गया. अगर आप छलांग लगाओगे तो भी मर जाओगे. 20 मीटर का हाइट थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, अपने एकेडमिक इतना तो रहेगा. तो यहाँ से छलांग लगाओगे तो मर जाओगे. उतने हाइट से अगर 5 kg की किसी बॉल को अगर नीचे फेंक दिया जाए तो वो एक्वायर कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है. जब मतलब मोस्ट प्रोबेबली जब वो नीचे आएगा तब का कहा गया है. यस. तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो कुछ तो एनर्जी वर्क डन खाएगा ना, उसी को हमको कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का सहारा ले सकते हैं. कैसे, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉल मतलब उसको छोड़ा गया था, सही है. मतलब जब बंदा ऊपर से छोड़ा जाए और नीचे आ रहा है तो उस वक्त जब उसको छोड़ा गया, फॉल जब उधर जिधर से भी गिरा होगा, इनिशियली तो बंदा थोड़ा चिल रहेगा ना, रेस्ट वाले कंडीशन में रहेगा. तो फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अभी वर्क डन, अगर आप वर्क डन को थोड़ा सा अच्छे से चेक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्क डन यहाँ पे 2 रीजन की वजह से हो रहा है. जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए. मान लीजिए आपका कोई एक गोला था, ये गोला किसी एक हाइट से सर्टन सरफेस पर गिर रहा है, और हम कंसिडर करेंगे कि ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, वो दूरी आपको कितनी दी गई है, ये आपको समथिंग 20 मीटर इतना दिया गया है. आपका जो वजन है गोले का वो है 5 kg. इनिशियली बंदा रेस्ट में है तो आई कैन कंसिडर यू इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो फाइनली वेलोसिटी बोला गया है 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगर उसका फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिलेगी ना आपको, और यहाँ पर जब फाइनल जाके गिरेगा, जस्ट नीचे गिरने ही वाला है, तब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिलेगी. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का वैल्यू क्या रहेगा, 1/2 m इंटू 0 स्क्वायर. अल्टीमेटली आपको आंसर 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 m, और v फाइनल मतलब 10 का स्क्वायर. गोला कितने किलो का भाई, 5 किलो का है. सो 1/2 इंटू 5 इंटू 100, यू विल गेट 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 मिलेगा जूल के फॉर्मेट में. तो हमको यहाँ पर पहले ही पता चल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 250, सही है, एंड -0
मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, 250 जूल है। अब वर्क डन तो दो लोगों की वजह से है। जब ये गोला प्रयास करेगा कि हम यहाँ से नीचे आए, नीचे की ओर आना चालू कर देगा, तो हवा उसको ऊपर ढकेलेगा, बराबर ना। मतलब जो एयर रेजिस्टेंस रहेगा वो तो बोलेगा ना तू ऊपर जा बोल के, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलेगा भाई तू नीचे आ। मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ में आ रहा है। ऐसी वाली परिस्थिति में अगर हम नीचे आने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करें तो उसके वजह से जो वर्क डन हमको आएगा वो नीचे के डायरेक्शन की ओर रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन दो चीजों के कारण आ रहा है। सबसे पहला तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, इनिशियल टू फाइनल, प्लस दूसरा और आपको जो मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस, वो रहेगा वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो भी रहेगा इनिशियल टू फाइनल। करेक्ट। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, mg फोर्स इंटू h हाइट। सो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mgh। m कितना भाई 5 kg, 10 के हिसाब से 20 मीटर नीचे आ रहा है। आपको क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ से, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगा समथिंग 200 और 5 मतलब 1000, 1000 जूल आई गेट। करेक्ट। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कितना सिंपल हो गया आप ही सोच लीजिएगा। आपको पहले ही पता है 1000 प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स या फिर रेजिस्टेंस। और इसको कभी कभार ना फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें ड्रैग फोर्स के रूप में भी इसको लिया जाता है। विस्कस फोर्स अगर लिक्विड लिक्विड है तो बोला जाता है। एंड यहाँ पे आई गेट 250। तो अभी देखिएगा 1000 को इधर लेंगे तो बड़का तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो छुटका माइनस बड़का इज इक्वल टू माइनस में वैल्यू आएगा आपका। तो इनिशियल टू फाइनल क्या मिलेगा माइनस 750 जूल। ये आपका रहेगा आंसर। मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ चुका है क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम is given by u is equal to ax square minus bx, where a and b are constants. Find out the क्या निकालने को बोला, तो ए बी सी तीन चीजें हमको यहाँ पे निकालनी। एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पर हमें निकालना है। आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन किस हिसाब से बदलती है उसको देखा होगा। वहां से हमें जो स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीजें पता चलती है। सबसे पहले अगर मैं ए का आंसर निकालने का प्रयास करता हूं तो हमें वही से पता चलता है कि एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स, फोर्स का क्या रहता है एक्सप्रेशन, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, समथिंग आप इस हिसाब से इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ही सहज हो गई हमारी बात, माइनस डी बाई डी एक्स, यू का वैल्यू हमें क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, समथिंग कुछ ऐसे। अभी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 2x लिख सकते हैं, माइनस बी बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पे 1 लिख सकते हैं। सो आंसर हमें मिलेगा माइनस 2ax माइनस बी। यस, तो आप और बाहर माइनस था ना, जस्ट इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर का यहाँ पे ले लिया, ये प्लस में था ये माइनस में है। तो आपको यहाँ से एक सर्टेन वैल्यू पता चलेगा जो कि रहेगा माइनस 2ax प्लस बी। अगर आप माइनस को अंदर डाल दो तो ये आपके ए का आंसर रहेगा। अगर हम बी के आंसर को निकालने का प्रयास यहाँ से करें तो आइए हमें क्या पता चलता है, देखते हैं। बी वेक्टर देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम यहाँ पर दूसरा हमको बोला गया है, एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पोजीशन माने क्या, एक ऐसा पोजीशन जहां पर एक तो पोटेंशियल का एनर्जी का वैल्यू और ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू और उससे कम भी नहीं हो सकता, यस, जिसे हम स्पेसिफिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। दोनों ही केसेस में हमने अब तक देखा है कि फोर्स का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, but at the same time we already know certain things. What?
We know that F is equal to minus du upon dx. Actually, if you are getting the value of slope which is equal to 0, means only you are at the position of equilibrium. Yes, let's see the further things. So already I know the value of minus du by dx which is there, and what, minus 2ax plus b. Let's see. तो अगर मैं इसी वैल्यू को अगर माइनस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर पुट आउट करूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से? मुझे यहाँ से पता चलेगा 2ax इज इक्वल टू बी। मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए बोला, पोजीशन कहा गया है, पोजीशन हम x के विद रिस्पेक्ट टू ही तो दर्शाएंगे। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा b अपॉन 2a। ये हमारा रहेगा दूसरा b वाला आंसर। हमने अब तक a वाला आंसर भी निकाल लिया है। आइए अब हम निकालते हैं c वाला आंसर, जिसको मैं निकालने के लिए यहाँ पर कुछ सर्टेन एरिया का हेल्प लूंगा। इतने एरिया में निकालेंगे। तो अब देखिएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, तो बहुत ही सहज बात हो गई हमारे लिए। सी वाले को निकालना बड़ा ही सिंपल हो गया। कैसे? आप u के जगह पे डाल दीजिए ना, आपके जो सर्टेन वैल्यू है x का, वो वाला वैल्यू आप यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए। जैसे आप आपकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपके पास a है, x की जगह पे आप पुट आउट करोगे b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस b, और यहाँ पर b अपॉन 2a जो कि यहाँ पर एक सिंगुलर x था। I'll get a b square upon 4a square minus b, and then b square upon, so no, it's not like a square. Why? Because here we don't have a square sign above it, correct? So I'll get b upon 2a. Finally, a will cut out the other a which is there at a denominator. I'll get b square upon 4a minus b square upon 2a. दो से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो भाइयों, आपको क्या मिल जाएगा? सर्टेन एक वैल्यू मिलेगा जो कि माइनस में आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। यस, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अ रॉड ऑफ अ मास m and a length L is placed in a horizontal position. Find the work done by the external force against gravity to alter its configuration from horizontal position to vertical position. Okay, so if you'll read it carefully, we'll get, we have one rod, yes, having m mass and length L, correct? Yeah, and according to the demand, we want to find out actual work done, yes, by external force against gravity। हमें निकालना है यहाँ पे। चलिए पहले फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू वर्टिकल पोजीशन, पहले जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था उसको वर्टिकल पोजीशन में उठाना होगा। आइए मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपका रॉड ऐसे पड़ा हुआ था। अब ये जो रॉड है, ये रॉड कुछ एक एल लेंथ का रॉड है और इसका मास कुछ एक m है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग विथ पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था। अब हुआ क्या, इसी रॉड को हमको खड़ा करके वर्टिकल करना है। तो जब ऐसी वाली परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसे खड़ा करेंगे यहाँ पे, देखिए सेम लेंथ का रॉड। अब हम देख सकते हैं कि सारी चीजें जो होती है लीनियर में, वो या फिर जो हम यस लीनियर मोशन जो कहते हैं, उसमें चीजों के सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्चुअल में फोर्स लगता है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो। तो अगर हमें यहाँ पर वर्क डन निकालने के बोला गया, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर ये वाला रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले
जीरो हाइट से कुछ एक L/2 हाइट के ऊपर जा रहा है सेंटर ऑफ मास, चेक कीजिए आप सेंटर ऑफ मास को, आपको कुछ चीजों के बारे में अंदाजा आ जाएगा। तो जब ऐसी वाली परिस्थिति यहाँ पर है तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर गया, कितने ऊपर गया? आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कुछ एक L/2 के दूरी के ऊपर गया है। और आपको पता है यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो गया। कैसे? पहले आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर कितना था, 0 था। यहाँ पर जाने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मान लीजिए इसका मास m होगा, g लग गया और h कितना है, L/2 है। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया। और हम सभी लोगों को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से अगर वो वर्क डन किया हो तो। यस, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ लगता है। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है उसके वजह से ही तो वो रॉड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है। तो आइए देखिए, आपको जब हम यहाँ पर बताएंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के वजह से वाला वर्क डन है। सो इट्स लाइक माइनस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। माइनस बाहर रहेगा, फाइनल का वैल्यू है आपका mg L/2 और माइनस इनिशियल का वैल्यू है 0। विल गेट माइनस mg L/2, बट दिस इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यस, लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने को कहा गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जैक्टली अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि वो mg के इतना ही लेकिन mg के अपोजिट लगता है, अगर आपको पता हो तो इसलिए माइनस साइन चला जाएगा अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल रहा हूं तो। एंड आई विल गेट माय आंसर mg L/2। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। यस, ये है आपका इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर। आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा न्यूटन मीटर के हिसाब से बताया जाता है, क्योंकि F इज इक्वल टू हम kx के अनुसार चलते हैं। स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। आप सभी लोगों को मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग का थ्योरी पता है। स्प्रिंग की वजह से एक्चुअल लेवल पर जो हमारा फॉर्मूला आता है, जो कि 1/2 kx² रहता है, वो किस तरह से आता है पहले तो वो जानेंगे, फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। आपको पता है वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू मे बी फाइनल F/dx, ये वेरिएबल फोर्सेस के लिए हमारे पास पहले से फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। और आपको पता है स्प्रिंग के केस में जैसे जैसे आप स्प्रिंग दबाओगे ना, फोर्सेस का अमाउंट बढ़ाता जाता है और आपको दबाने नहीं देगा और आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है स्प्रिंग के केस में। तो जो फोर्स का वैल्यू हमने अब तक देखा है, वो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? अब तक हमने देख रखा है कि F इज इक्वल टू हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, के एक्स कंसिडर करते हैं। सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल F का वैल्यू क्या रहेगा, के एक्स और साथ ही में डी एक्स। के का वैल्यू अगर मैं बाहर निकाल लूँ, आई विल गेट इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल एक्स डी एक्स। यहाँ से हमें वैल्यू मिलता है के बाहर 1/2 x²। करेक्ट। अब देखिएगा, अगर आप इसी x के बारे में देखेंगे, इसकी वैल्यूज अगर डालेंगे तो इनिशियल से फाइनल तक हमें पता चलता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली उन्होंने कहा है 1/2 के, इसकी अगर मान लो मैं वैल्यूज डाल देता हूँ इनिशियल से लेकर फाइनल तक, आई विल गेट के फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ पर बस स्ट्रेच बाय 5 बोला है ना, तो जब यहाँ पर स्ट्रेच बाय 5 बोला जाएगा तो ऐसे वाली परिस्थिति में डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया जाता है, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट गिवन होता है। तो ऐसे वाली परिस्थिति में हम फॉर्मूला कंसीडर करते हैं 1/2 के एंड डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली एक्स का वैल्यू दे दिया गया है। सो हियर 1/2 आपको के का वैल्यू कितना दिया गया है, 100, और साथ ही में जो आपका एक्स का वैल्यू है वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। जो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इफ एक्स इज 5 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.05 मीटर। ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से। अगर आपको ये वाला वैल्यू मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, 0.05
का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको पुट आउट कर सकते हैं हमारे वैल्यूज के अंदर, और हमको यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि रहेगा 82, so and I'll get into 0.05 का स्क्वायर, so here 25 and 0 point something, मोस्टली आपका आंसर यहाँ से एक जस्ट मिनट, have to calculate it, yes 0.05 का स्क्वायर into 5, yeah certainly I'll get 0.125 जूल, yes। चलिए फ्रेंड्स हम आगे की क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी या डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या कहा है। सो हियर लाइक आंसर, देखिए अभी अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़े तो स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय एक्स एंड देन समथिंग कुछ एक वाई रहेगा, ओके इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय वाई, ओके आगे वाई है, तो हमें यहाँ पर सर्टेनली वाई को शो कराने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द लेटर कंप्रेशन, है ना, स्प्रिंग फोर्स को हमारे के का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इनिशियली उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कुछ वर्क डन किया था, तो उसको मैं 1 मान लेता हूँ, और वो कितना x से ऑलरेडी हो चुका था वर्क डन, तो हमको पता है ना वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx² रहता है, यस उससे हो गया। अब जो दूसरा वाला जो वर्क डन आपका रहेगा, उन्होंने क्या बोला है, फर्दर किया गया है कंप्रेस टिल y बोला, मतलब भाई पहले स्प्रिंग को दबाया गया x तक, और फर्दर उसके बाद में स्प्रिंग को और दबाया गया है y तक। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड आउट द लेटर कंप्रेशन, तो पहले x से किया था, बाद में y से किया, बराबर है। मतलब ही मैं अगर आपको अगर अच्छे से डायग्राम निकाल के अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको देखिए यहाँ से कैसे पता चलेगा। मान लीजिएगा कोई आपका एक स्प्रिंग है, ये मान लीजिए आपको कोई स्प्रिंग है, यस। तो उनके कहने के अनुसार उन्होंने पहले इसको थोड़ा कंप्रेस किया टिल एक्स समथिंग कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ से कुछ यहाँ तक उन्होंने इसको क्या किया है, कंप्रेस किया है। और बाद में तो ये क्या था, ये आपका एक्स था, और बाद में उन्होंने उसको और भी थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है समथिंग कुछ ऐसा, और इसको उन्होंने कंसीडर किया है y। तो अभी अगर जो लेटर कंप्रेशन आपका हुआ है y, उसका वर्क डन अगर आपको निकालने को बोला जाए तो पहले तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि टोटल जब इनिशियली किया गया तो x किया गया, यस। तो फिर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, y का अगर वर्क डन निकालना है तो पहले x का वर्क डन निकालना, और बाद में ये ना ये x प्लस वाई की वजह से जो आ रहा है ना उसका वर्क डन निकाल लो, और इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको y मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। क्या वर्क डन ड्यू टू सेकंड में बोल सकता हूँ 1/2 k x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इससे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/2 k x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये वाला वैल्यू मेरे को कहाँ से पता चल जाएगा। अभी अगर मुझे निकालना है वर्क डन इन केस ऑफ y ओनली, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वर्क डन ड्यू टू x प्लस वाई माइनस वर्क डन ड्यू टू x। इस तरह से अगर मैं करूंगा तो श्योरली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, जो कि मेरा आंसर रहेगा, आपको बताना चाहूंगा समथिंग 1/2 k x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2 k x²। यहाँ से आंसर पता चलेगा 1/2 k y प्लस 2x, क्योंकि x² तो कट आउट हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे और क्या मिलेगा, 1/2 मिल गया, k मिल गया, x² से कट आउट हो जाएगा 2xy एंड y स्क्वायर, यस ये वाला रहेगा मेरा आंसर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है, a firm can take out 7,200 kg
ऑफ वाटर पर आवर, मतलब पर घंटे में 7200 केजी का पानी जो है उसको निकाला जा रहा है फ्रॉम 100 मीटर डीप वेल। एक बहुत ही डेप्थ में लाइक 100 मीटर के ऐसा पानी बाहर निकाला जा रहा है किसी पंप की मदद से। तो हमको बोला गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप assuming that its efficiency is 50%, assuming that its efficiency is 50%, ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। So हम सब लोगों को पता होता है कि efficiency माने होता है output upon input into 100। yes। तो अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पावर ऑफ अ पंप, है ना, assuming that its efficiency 50%, तो पंप कितना पावर दिया जाएगा इस वैल्यू को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसी आउटपुट को मैं कुछ अलग वे से भी लिख सकता हूँ, लाइक आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इस हिसाब से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है मेरा एफिशिएंसी 50% दिया गया है। इनपुट पावर निकालना है तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई हमारा आउटपुट पावर रहेगा कितना। तो आउटपुट पावर आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि आपका वेल था जो कि बहुत ही डीप था। यस, तो ऐसी वाली परिस्थिति में मान लीजिए अगर आपका वेल है और 100 मीटर अंदर तक है भाई, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, कितना मास ऊपर आ रहा है। मान लो अगर आप इसको या फिर अगर आप यहाँ पे इसको अगर रेफरेंस पोजीशन मानते हैं तो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा 100 से, तो एक मास अगर 100 मीटर ऊपर जाएगा हाइट पर तो वहां पर कितना आउटपुट एनर्जी लगेगा उसको निकालने के लिए। mgh वाला लगेगा, mgh ही तो लगेगा। अब देखिएगा, लेकिन ये जो मास है वो आपको सेकंड के अनुसार लेना पड़ेगा तभी तो आप पावर निकाल पाओगे। लेकिन आपको 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर को हम निकाल रहे हैं, समझ आ जा रहा है, तो उसको पहले सबसे पहले हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो हम पावर निकाल पाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा, यस, सेकंड के अनुसार। तो क्या मैं यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ 7200 kg है 10 G के हिसाब से, 100 उसका हाइट है, लेकिन पर सेकंड के अनुसार बोलेंगे। अभी तो आवर में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से हमको उसको डिवाइड करना होगा। यहाँ से ये दो कट आउट हो जाएंगे इसके साथ, यस, ये 1 सा, ये 2 सा और इसके 2 0। सो ये रहेंगे 200 into 10, I'll get 2000 watt। यहाँ पर है 50% का एफिशिएंसी, आउटपुट पावर हमने अभी निकाला है 2000, यहाँ पर into 100 और हमें निकालना है अभी यहाँ से इनपुट पावर का वैल्यू। करेक्ट। अगर मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे पुट आउट करूं तो मुझे देखिए क्या पता चलता है। इनपुट पावर इज इक्वल टू I'll get 2000 into 100 और 50 इसके नीचे रहेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से आपको आंसर पता चलेगा 20,000 divided by 5 means 4 kilowatt। ये आपका आंसर रहेगा।